दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस की। आजादी के बाद दशकों तक देश और प्रदेशों में एक छत्र राज करने वाली कांग्रेस की वर्तमान दशा और दिशा गंभीर चिंतन की मांग करती है। बेशक जब मकसद सत्ता ही हो तब चुनावी सफलता को राजनीति की निर्णायक कसौटी मान लिए जाने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का संकट उससे कहीं ज्यादा गहरा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 44 सीटों पर सिमटकर अपना ऐतिहासिक शर्मनाक प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस की सीटें पिछले दो लोकसभा चुनावों में बढ़ी हैं। 2019 में 52 हो गई तो 2024 में 99 हो गई। पर वैचारिक दिशाहीनता से उपजे राजनीतिक पहचान के संकट से कांग्रेस उभरती नहीं दिखती। हर चुनाव में नई रणनीति में बुराई नहीं है, लेकिन वैचारिक निरंतरता तो दिखनी ही चाहिए। सहयोगियों और मुद्दों के चयन में कांग्रेस का संकट वैचारिक भटकाव में बदल रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ तो कांग्रेस 2004 से 14 तक भी रही, लेकिन ऐतिहासिक पराभव का कारण बने वैचारिक और राजनीतिक पहचान के संकट की शुरुआत दशकों पहले हो गई थी। कांग्रेस के चुनावी दिग्भ्रम यानी कंफ्यूजन का सबसे बड़ा उदाहरण शाहबानो केस में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलटने के लिए कानून बदलना और अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाना माना जा सकता है। ये दोनों काम राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुए। उससे पहले 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी आपातकालीन यानी इमरजेंसी लागू कर भारत के संविधान और लोकतंत्र पर आघात करते हुए कांग्रेस में जनमानस के विश्वास को हिला चुकी थी। लेकिन जनता पार्टी नेताओं की सत्ता लोलुपता से खफा मतदाताओं ने 2.5 साल में ही उन्हें माफ कर दिया। वोट बैंक में बिना किसी बड़े क्षरण के यानी गिरावट के कांग्रेस 1980 में केंद्र की सत्ता में वापस लौट आई। लेकिन राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में बहुसंख्यक हिंदुओं और अल्पसंख्यक मुसलमानों दोनों को खुश करने की कवायद कांग्रेस को विरासत में मिली धर्मनिरपेक्ष छवि पर भारी पड़ी। जनता पार्टी के बिखराव के बीच 1980 में बनी बीजेपी के 1984 में मात्र 2 ही लोकसभा सदस्य होने के बावजूद उसके द्वारा लगाए गए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण यानी माइनॉरिटी अपीजमेंट के आरोप से कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई। चुनाव प्रचार के बीच राजीव गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति से 1991 में भी कांग्रेस किसी तरह केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही, लेकिन उसका पराभव और बीजेपी का उदय शुरू हो चुका था। कांग्रेस भी इनकार नहीं करेगी कि 1990 में मंडल बनाम कमंडल के बीच तेज और तल्ख राजनीतिक ध्रुवीकरण के दोहरे झटके से वह संभल ही नहीं पाई। शुरुआती चुनावों में व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता वाली कांग्रेस के समक्ष यह यक्ष प्रश्न लगातार बड़ा होता गया कि आखिर वह किस वर्ग की पार्टी है। चुनाव दर चुनाव यह सच भी रेखांकित होता गया कि खासकर उत्तर और पश्चिम भारत में बीजेपी बहुसंख्यक हिंदुओं की पहली पसंद है। बेशक उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में मंडलवादी ताकतें अभी भी ताल ठोक रही हैं। तमिलनाडु की सत्ता राजनीति दशकों से द्रमुक और अन्ना द्रमुक के बीच बटी हुई है। कांग्रेस और वाम दलों के रिश्ते खट्टे मीठे रहे हैं। अपने सबसे बड़े गढ़ पश्चिम बंगाल से वामपंथी सत्ता लगभग 3.5 दशक बाद उखड़ी तो सही, पर अब वहां कांग्रेस की बागी ममता बनर्जी का वर्चस्व है। केरल की राजनीति मुख्यतः वाम मोर्चा और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच दो ध्रुवीय है। हाँ, वामपंथियों से त्रिपुरा की सत्ता छीनकर बीजेपी ने
कई पूर्वोत्तर राज्यों में भी अपना विस्तार कर लिया। इस राजनीतिक उथल पुथल के दौर में कांग्रेस सबसे अप्रासंगिक दल बनकर रह गई। आपातकाल से आक्रोशित उत्तर भारत ने जब 1977 में कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया तथा इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों चुनाव हार गए, तब दक्षिण भारत ने ही उनकी लाज रखी थी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीतकर वह 1978 में लोकसभा पहुंच पाई। कांग्रेस संतोष कर सकती है कि बीजेपी से कर्नाटक की सत्ता छीनने में सफल रही। आंध्र प्रदेश से अलग होकर बने तेलंगाना के मतदाताओं ने भी के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के बजाय कांग्रेस को सत्ता सौंप दी। केरल में भी सत्ता की अदला बदली में कांग्रेस की लॉटरी खुल जाती है, पर शेष दक्षिण भारत में वह अकेले दम चुनाव लड़ने की हाथ में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में भी यही हाल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगातार बीजेपी की मजबूत प्रतिद्वंदी रही, पर पिछले चुनाव में हाशिए पर चली गई। 2013 से कांग्रेस दिल्ली की सत्ता से बाहर है, तो 2014 से हरियाणा भी लगातार हाथ से फिसल रहा है। 2022 में आम आदमी पार्टी के पास चला गया पंजाब आसानी से लौटने वाला नहीं है। हाँ, सांत्वना पुरस्कार के रूप में हिमाचल प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के पास है। केंद्र के बाद राज्यों की सत्ता भी हाथ से फिसलने से कांग्रेस के लिए वैचारिक और राजनीतिक पहचान का संकट लगातार गहरा होता जा रहा है, पर वह आत्मविश्लेषण का साहस नहीं जुटा पा रही। हार के लिए कभी ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है तो कभी वोट चोरी को मुद्दा बनाया जाता है। हर बार चुनावी मुद्दा बदल भी जाता है। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण खतरे में था, उसके बाद से अब लोकतंत्र खतरे में है। भारत सरकार के सचिवों से लेकर मीडिया तक में ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों की संख्या पूछने वाले राहुल गांधी अपनी सरकारों और कांग्रेस संगठन में इन वर्गों का प्रतिशत नहीं बताते। गांधी नेहरू परिवार के बाहर से दलित समुदाय से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पर वास्तविक कमान किसके पास है सब जानते हैं। यह भी सब जानते हैं और पूछते हैं, क्या कांग्रेस अभी भी दरबारी संस्कृति से ही नहीं चल रही? कभी अखिलेश यादव की सरकार को राहुल गांधी जंगल राज बताते रहे, पर चुनावी राजनीति की मजबूरी ने उन्हें उन्हीं की साइकिल पर बैठने को मजबूर कर दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर अजित पवार तक नाम गिनाते हुए कांग्रेस बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण के आरोप लगाती है। लेकिन बिहार में चुनावी भविष्य की तलाश में लालू यादव परिवार की पार्टी आरजेडी की लालटेन हाथ में थामने को दशकों से मजबूर है। अखिलेश की समाजवादी पार्टी और लालू तेजस्वी का आरजेडी कांग्रेस से छीने गए ओबीसी अल्पसंख्यक जनाधार पर ही खड़े हैं। मंडल आयोग की रिपोर्ट सालों तक ठंडे बस्ते में डाले रखने वाली कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जब सामाजिक न्याय का संकल्प लेते हैं तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी का सशंकित होना स्वाभाविक ही है। वे राहुल को विपक्ष का पीएम फेस भले मान लें, पर कांग्रेस को अपने अपने राज्य में पैर जमाने लायक सीटें नहीं देते। किसी भी निर्वाचित सदन में 0 सीट वाली वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी को तो डिप्टी सीएम फेस घोषित कर दिया गया है, लेकिन निवर्तमान बिहार विधानसभा में 19 विधायकों वाली कांग्रेस को कोई भाव नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के टकराव से ही बीजेपी की सत्ता का मार्ग प्रशस्त होने के पीछे भी दलगत हितों का टकराव ही था। इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को पैर नहीं रखने देती। आश्चर्यजनक रूप से कांग्रेस की संगठनात्मक मजबूती प्राथमिकता में नजर नहीं आती, वरना हरियाणा में पिछले विधायक दल नेता कोई पुनः चुनने में साल भर नहीं लग जाता। प्रदेश अध्यक्ष भी अतीत में पार्टी छोड़ चुके शख्स को बना दिया गया,
जिसके विरुद्ध CLU मामले में कथित भ्रष्टाचार का मामला हाई कोर्ट में लंबित है। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस का कायाकल्प करने की बातें तो बहुत हुई थी, पर हुआ कुछ नहीं। कथनी करनी के अंतर और वैचारिक भटकाव से उभरे बिना कांग्रेस का भविष्य नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक लिखी थी। क्या राहुल गांधी वर्तमान भारतीय राजनीति में कांग्रेस की प्रासंगिकता खोज पाएंगे? ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न आज कांग्रेस के सामने है, जो देश के राजनीतिक गलियारों में भी गूंजता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का भी रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।